Hello students, welcome to Allotrop classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस चैप्टर 1 फ्रॉम क्लास 9th मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इससे प्रीवियस पार्ट्स में हम इस चैप्टर की थ्योरी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थ्योरी वाइज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और वो सभी आपकी वीडियोस चैनल पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर चैप्टर 1 के नेम से मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। ओके, चलिए स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन को और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आमंड्स। कुछ आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं, यहाँ से आपको बताना है कि कौन कौन से मैटर हैं। तो मैटर मैंने आपको पढ़ाया क्या? मैटर वो सभी सब्सटेंस जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनका सेल्फ का मास होता है और हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू उन्हें फील कर सकते हैं। तो उन सभी को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से आपके मैटर हैं। तो चेयर, एयर, लव, स्मेल, ठीक है, हेट, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो चेयर आपका, क्योंकि आप इसे टच भी कर सकते हैं तो ये एक मैटर है। एयर में, एयर को आप फील कर सकते हैं, वो भी मैटर है। लव, क्योंकि एक फीलिंग है, इसे हम टच नहीं कर सकते हैं तो ये आपका क्या है? ये मैटर नहीं है। स्मेल, स्मेल हमारी मैटर में आएगी क्योंकि स्मेल में कुछ वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एयर में हम उन्हें फील कर सकते हैं, तो वो आएगी हमारे किस में? मैटर में। हेट भी एक तरीके की फीलिंग है तो ये भी आपकी मैटर नहीं होगी। आमंड्स मैटर होंगे, थॉट मैटर नहीं होंगे, कोल्ड मैटर नहीं होगा। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि हम इसे ड्रिंक करते हैं, फील कर सकते हैं और इसका मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, तो ये आपका मैटर होगा। और स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो क्या होगी हमारी, वो हमारा मैटर होगा। तो इस तरीके से जो मैटर होंगे वो कौन कौन से होंगे? इनमें से चेयर, एयर, स्मेल, आमंड्स, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। ठीक है, बाकी लव, हेट, थॉट और कोल्ड ये सभी मैटर नहीं होंगे। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच यू सेवरल मीटर्स अवे बट यू टू गेट स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। मतलब गर्म खाने की खुशबू काफ़ी दूर तक आपके पास चली जाती है, बट ठंडे खाने की स्मेल को फील करने के लिए, स्मेल करने के लिए आपको उसके पास जाना होता है। क्यों? क्योंकि गर्म खाने में क्या है, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो गैसियस स्टेट में होते हैं, क्योंकि वो गर्म है, उसमें वेपर्स प्रेजेंट होती है और उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है, जिससे वो कॉन्स्टेंटली एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। जबकि जो ठंडा खाना है उसका टेम्परेचर लो होता है। टेम्परेचर लो होने की वजह से क्या होगा? उसके पार्टिकल्स की एनर्जी भी लो होगी, वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकेंगे। इसीलिए क्या है, जैसे जैसे खाना आपका गर्म होता है और उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होता है, वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव करते हैं और आप चाहे कितनी भी दूर हो वो स्मेल आपके पास तक चली जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल। जो डाइवर यानी कि गोताखोर होते हैं वो क्या होते हैं? स्विमिंग पूल में पानी को कट करके आगे निकल जाते हैं। इससे कौन सी प्रॉपर्टी को पता चलता है? देखिए, भले ही वाटर एक लिक्विड है, लिक्विड में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, भले ही वो सॉलिड से क्या होते हैं, थोड़ा वीक होते हैं, ठीक है, बट इतने वीक नहीं होते हैं क्योंकि वो अपने पार्टिकल्स को एक जगह से एक दूसरे से बांधे रख सकते हैं। तो डाइवर क्या है, जो जब वो फोर्स लगाता है तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या है, वो पार्टिकल्स जो वाटर के होते हैं उन्हें कट करता हुआ आगे निकल जाता है। इस तरीके से तैराक जो है, गोताखोर, वो तैर सकता है स्विमिंग पूल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी में भी कराया था कि मैटर के पार्टिकल्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो कौन सी होती है? मैटर्स जो है छोटे छोटे स्मॉल टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते हैं, नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। ओके, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं और ये पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, एक जगह नहीं रुकते हैं, स्टेशनरी नहीं होते हैं।
और इनके बीच ये एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे से बांधे रखते हैं, भले ही इनकी फोर्स की स्ट्रेंथ जो है एक मैटर से दूसरे मैटर में अलग अलग हो। जैसे कि सॉलिड में ज़्यादा होती है, उससे कम होती है आपकी लिक्विड में, उससे कम होती है वेपर्स में। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर पीडीएफ की फॉर्म में आपके क्वेश्चन आंसर रेडी किए हुए हैं। उस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी की यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, जो मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब कुछ आपको सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, इन्हें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, डेंसिटी के तो एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज़ है। अब एयर और चिमनी से जो एग्जॉस्ट जो धुआं निकलता है, दोनों ही क्या है, दोनों में ही अलग अलग गैसेस प्रेजेंट होती है। एयर में आपकी मोस्टली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, जबकि चिमनी से जो धुआं निकलता है उसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। अब बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होने की वजह से उसका मास ज़्यादा हो जाएगा। तो मास ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो जो मास ज़्यादा होगा उसी की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो अगर एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी की हम कंपैरिजन करें तो दोनों में से किसका मास ज़्यादा होगा या किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी की। दोनों का कंपैरिजन हो गया, आगे चलते हैं। हनी एंड वाटर, हनी दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, तो हनी भी आपका लिक्विड है, वाटर भी, बट हनी जो है थोड़ा सा डेंस होता है, थिक होता है, और वाटर थोड़ा सा स्लो होता है। अब हनी में क्या है, उसका मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि वो गाढ़ा होता है, ठीक है, थिक होता है। वाटर क्या है, इजीली फ्लो कर सकता है, तो उसका मास थोड़ा सा कम होगा हनी से, तो उसकी डेंसिटी भी कम होगी। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो हनी का ज़्यादा हुआ, वाटर का कम हुआ। चोक और आयरन, ये दोनों सॉलिड हैं हमारे, तो चोक और आयरन, बट आयरन के पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड हैं बहुत ज़्यादा। चोक के भी हैं, वो भी सॉलिड है, बट आयरन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहे हैं, तो दोनों में से आयरन का ज़्यादा होगा। रहा कॉटन, तो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन कर लेते हैं इनका, तो कंपैरिजन में क्या होगा, देखिए सबसे कम होगा हमारा एयर का, फिर होगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, देन कॉटन आ जाएगा क्योंकि वो ना तो लिक्विड में है, ना सॉलिड में है, और ना ही वो गैसियस स्टेट में है। फिर आएगा वाटर का, वाटर से ज़्यादा हमने हनी का बताया है, देन चोक, और सबसे ज़्यादा होगा आयरन का। इस तरीके से ही आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबुलेट द डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये मैंने आपको बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी कि आपका जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 3 था हमारा इसी चैप्टर का, तो वहाँ से जाकर आप क्या कर लेंगे, वहाँ से पढ़ेंगे उस क्वेश्चन को। पार्ट 3 आपने नहीं देखा तो वहाँ पर हमने तीनों की कंपैरिजन किया है और अलग अलग प्रॉपर्टी भी डिस्कस की है। नेक्स्ट है हमारे, इनमें कुछ डेफिनेशंस बतानी है, जैसे रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पर थ्योरी में आपके। रिजिडिटी क्या होती है, रिजिडिटी की अगर कोई भी कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस अपनी शेप में चेंज होने को रोकता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिजिडिटी बोलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि जब हम किसी चीज़ को बाहर से उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे कि गैस में होता है, गैस को आप कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे बैलून है, बैलून में गैस है, अगर आप उसे कंप्रेस करते हैं तो वो छोटा हो जाता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ये सबसे ज़्यादा गैसेस में होती है, देन लिक्विड में, और लास्ट में होती है बहुत ही कम होती है, वैसे होती नहीं है सॉलिड्स में। फ्लूइडिटी मीन्स टू फ्लो, फ्लूइडिटी का मतलब है फ्लो, तो फ्लो कौन करता है, सबसे ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स की होती है, देन होती है लिक्विड्स की, और सॉलिड हमारे फ्लो नहीं करते हैं क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। काइनेटिक एनर्जी, ये भी गैसियस में ज़्यादा होती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं अलग अलग स्पीड से, अलग अलग वेलोसिटीज़ से। ओके, देन डेंसिटी मैंने अभी आपको समझाया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। मास ज़्यादा होता है किसका, जिनके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, और वो कौन है, हमारे सबसे ज़्यादा सॉलिड। तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, देन लिक्विड की, और सबसे लास्ट में होगी गैस की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेजल इन विच इट इज़ केप्ट। एक गैस को जिस भी बर्तन में या वेजल में रखा जाता है वो उसे पूरी तरीके से फिल कर देती है। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के क्या है, डिस्टेंसेस बहुत ही कम है उसके पार्टिकल्स में, और वो एक दूसरे से एक इधर उधर डायरेक्शन में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका कम होता है, तो वो इसलिए कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो क्या है, जिस भी बर्तन में उन्हें रखा जाता है वो उसी का ही वॉल्यूम ले लेते हैं, उसी में फिल हो जाते हैं।
नेक्स्ट, ए गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। एक गैस कंटेनर की वॉल पर जिसमें भी उसे भरा जाता है उस पर क्या करती है, प्रेशर डेवलप करती है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें पार्टिकल्स हैं, तो फर्स्ट पार्टिकल जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो जाकर टकराएगा, फिर ये बैक साइड में आ जाएगा क्योंकि पीछे वाले पार्टिकल इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, फिर अगला पार्टिकल आगे जाएगा। इस तरीके से ये पार्टिकल कंटिन्यूसली कंटेनर पर टकराते रहते हैं, टकराने पर फोर्स डेवलप करते हैं और फोर्स से ही हमारा कन्वर्ट हो जाता है क्या, प्रेशर। क्योंकि प्रेशर इज इक्वल्स टू, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही उसका क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से गैस जो है कंटेनर की वॉल पर क्या लगाती है, प्रेशर डेवलप कर देती है। ए वुडन टेबल शुड बी ए कॉल्ड ए सॉलिड। वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों कहेंगे? सॉलिड की प्रॉपर्टी वो शो करता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कि उसके भी पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है, उसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट बाउंड्रीज है, डेफिनेट वॉल्यूम है। ये सभी प्रॉपर्टी शो करती है आपकी वुडन टेबल, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ सॉलिड। ओके, नेक्स्ट, we can easily move our hand in air but to do the same through a solid block of wood we need karate expert। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें पूछा है आपसे कि एयर में हम अपना हाथ आसानी से इधर उधर मूव कर सकते हैं, बट अगर वुडन ब्लॉक ले लें तो उसके लिए हमें एक कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी, हम नहीं कर सकते हैं वो। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि एयर में क्या है, एयर के पार्टिकल्स, एयर एक गैस है, एयर में गैसियस का मिक्सचर है अलग अलग, तो उसके पार्टिकल्स की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बंधे नहीं रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, मूव करते रहते हैं अलग अलग। तो हम आसानी से क्या है, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वहाँ से अपना हैंड को मूव कर सकते हैं। बट वुडन ब्लॉक, अभी हमने लकड़ी की बात की है, वुडन टेबल की, सेम वही वुडन ब्लॉक की कंडीशन है कि उसमें क्या होता है कि दोनों के पास, इसमें वुडन ब्लॉक में और वुडन टेबल में क्या है, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं, उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट बाउंड्री होती है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है, तो हम उसमें से अपने हैंड को मूव नहीं कर सकते हैं। केवल एक कराटे एक्सपर्ट ही उसमें से अपने हैंड को मूव कर सकता है जब वो लकड़ी को तोड़ देता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया यहाँ पर हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। डेंसिटी कम क्यों होती है? अभी मैंने आपको बताया कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब लिक्विड का वॉल्यूम तो ज़्यादा होता है, मास होता है कम, तो मास कम होने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सॉलिड का मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप इजीली लिख सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो एज द मास ऑफ द कंपाउंड्स इंक्रीज द डेंसिटी विल बी इंक्रीज्ड। ओके, अब इतना हो गया। उसके बाद इसमें पूछा है क्वेश्चन में, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अब आइस आपकी सॉलिड है, फिर भी वो पानी पर कैसे तैर लेती है? अब क्या है कि आइस जो है, आइस की केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, थोड़ा स्पेस होता है, क्योंकि वो पानी से मिलकर बना है। जब वो जमता है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस रह जाती है। अब ये डिस्टेंस रहने की वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम है, भले इसका मास ज़्यादा हो, ठीक है, आइस का, लेकिन इसका वॉल्यूम इसके मास के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है। मास बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ेगी, बट वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अब इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ी है, तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या हुआ, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए वो पानी पर आसानी से तैर सकती है, भले ही वो सॉलिड हो। क्लियर? नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू सेल्सियस स्केल। एक मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था कि सेल्सियस से आपको केल्विन में टेम्परेचर को क्या करना है, चेंज करना है। तो क्या करना होगा, उस सेल्सियस वाले टेम्परेचर में आपको क्या ऐड करना होगा, 273। ये फॉर्मूला था, K इज इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर केल्विन से क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो प्लस की जगह क्या करना होगा, माइनस। इसमें से दोनों में से आपको 273 माइनस करेंगे तो आपका टेम्परेचर केल्विन से कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको पता है कि वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाता है, तो 100 पर तो वो वेपर की कंडीशन में भी रहेगा
और आपका गैस की कंडीशन में भी रहेगा। गैस या वेपर एक ही हुआ, लिक्विड की कंडीशन में भी रहेगा, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बॉयल होना जस्ट स्टार्ट हुआ है, बट 100 से ऊपर वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में, या बोल सकते हैं गैस में। और 100 में वो दोनों कंडीशन पे रहेगा, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर भी होता है और उसी पर ये गैस में कन्वर्ट होना भी स्टार्ट होता है। तो ये दोनों ही कंडीशन अप्लाई करेंगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट। जब हम किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को स्टेट को चेंज करते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ऐसा क्यों? यही टेम्परेचर आपका कहलाता है क्या? लेटेंट हीट, यही एनर्जी। ऐसा क्यों होता है कि जब स्टार्टिंग में जो आप उसे टेम्परेचर देते हैं वो उसके जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहे हैं, उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी यूज़ की जाती है। सपोज आपके पास आइस ब्लॉक है एक, ठीक है। जब आप इसे हीट अप करते हैं तो क्या होता है, कुछ टाइम तक ये पिघलता है, तो टेम्परेचर आप थर्मामीटर से देखेंगे तो सेम ही रहेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ही वाटर बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स थे इसके, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो जो स्टार्टिंग में आपने इसको एनर्जी दी, वो सारी कन्वर्ट होगी इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को डिसोसिएट करने के लिए, तोड़ने के लिए। जब ये पार्टिकल्स आपके अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे, तब इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरह की हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट, जो कि आपको 2 टाइप की होती है, आपको पढ़ाया हुआ है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो आइस के लिए हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न वर्क करेगी। ओके, नेक्स्ट, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या आपको बताया था? टेम्परेचर आप उसका कम कर दीजिए और प्रेशर आपका क्या कर दीजिए? इंक्रीज़ कर दीजिए। तो जैसे आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, तो उनके फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे? उनके पार्टिकल्स के बीच में बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, डिस्टेंस कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। इस तरीके से गैसेज आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। वाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। और यहाँ से जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी इन पर सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कूलिंग बाय इवापोरेशन इन आवर डे टू डे लाइफ, इस पर आपका वीडियो है सेपरेट, मैंने वीडियो बनाया हुआ है इन एग्जांपल्स में जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं इवापोरेशन के। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देखिए। ये क्वेश्चन आपको और क्लियर हो जाएंगे और इन्हीं से रिलेटेड और भी क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन किया है। ओके, तो यहाँ पर आपके NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, तो तब तक के लिए आप उस वीडियो को देखिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।